नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स वीकली एमसीक्यू के इस सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर से लेके और आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया नोट्रेडम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? हाल ही में समाचारों में देखा गया नोट्रेडम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? तो ये आपको फ्रांस में स्थित है। ठीक है। फ्रांस में क्या हुआ था 2019 में, जो ये नोट्रेडम कैथेड्रल है यहाँ पे आग लग गई थी। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने इसको पुनर्निर्माण के लिए आदेश दिया था और अभी जो है वो उसका काम जो है वो पूरा हो गया है, जिसमें 1,000 कारीगरों ने अपनी भागीदारी दी है। तो ये फ्रांस के पेरिस में स्थित एक प्रसिद्ध गिरजाघर है। और याद रखिएगा कि ये गिरजाघर जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित है। यहाँ पे आग लगी थी 15 अप्रैल 2019 को। इसके हिस्टोरिकल पार्ट्स की अगर बात की जाए तो ये जो है आपको वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 1163 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जो कि गोथिक काल में जारी रहा और 1250 में ये पूरा हो गया। नेपोलियन के राज्याभिषेक और शाही शादियों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं में इसका अहम योगदान है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको बागवानी से संबंधित है। भारत और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री पहुंचाने के लिए $98 मिलियन का जो है ऋण के लिए एमओ साइन किया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है वो बागवानी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को जो पौधा उपलब्ध हो, यानी कि जो बीज उपलब्ध हो, वो आपको गुणवत्ता वाली हो, वायरस मुक्त हो और इसमें डायग्नोस्टिक्स और टिश्यू कल्चर लैब के साथ नव उन्नत इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि डायग्नोस्टिक और टिश्यू कल्चर लैब के साथ नव उन्नत स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किया जाएगा और जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता के लिए एक मजबूत प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेशन प्रणाली शुरू की जाएगी। सॉरी। यह सस्ती पहुंच सुनिश्चित करता है, महिला किसानों को जोड़ने का काम करता है। इसमें है क्षेत्र विशिष्ट पौधों की किस्मों को विकसित किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक फल बाजार स्थिति को मजबूत, यानी कि भारत का जो फल का बाजार है उसको मजबूत किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट की पहुंच जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसका संचालन जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। तो ये था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी के रूप में नामित किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड स्नेक बाइट केसेज एंड डेथ्स एज ए नोटिफाइबल डिजीज। ठीक है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सर्पदंश के मामलों और मौतों को अधिसूचित करने के रूप में नामित किया है। कोई भी बीमारी है उसकी बेहतर निगरानी और प्रकोप की रोकथाम के लिए उस बीमारी को अधिसूचित किया जाता है, ताकि कानूनी रूप से इसको जो है इसका निगरानी किया जा सके। ऐसी बीमारियों को लागू करने और अधिसूचित करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। सांप के काटने से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक सांप के दंश से होने वाली बीमारी और विकलांगताओं को 50% तक कम करना है। अन्य अधिसूचित बीमारियों में एड्स हो जाएगा, एड्स को भी अधिसूचित किया गया है, हेपेटाइटिस को, डेंगू को। डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी के लिए कुछ बीमारी की रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ को अनिवार्य रूप से बताने होते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हांडी गोड़ू किस तरह की बीमारी है? तो ये हड्डी और जोड़ रोग से संबंधित बीमारी है। ठीक है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने अपने अधिकारियों को हांडी गोड़ू रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसका कारण ये है कि हांडी गोड़ू रोग शिमोगा और चिकमंगलूर जिलों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ ऑस्ट्रियो ऑर्थराइट्स विकार है। ऑस्ट्रियो ऑर्थराइट्स विकार है यानी कि हड्डी और जोड़ों का रोग है। यह एक वंशानुगत अपक्षयी हड्डी और जोड़ों का रोग है जो पहली बार हांडी गोड़ू गांव में देखा गया था। इसके लक्षणों में जोड़ों और कुल्लों में गंभीर दर्द, विकृति, बौनापन, चलने में कठिनाई शामिल है। यह रोग किशोरावस्था से पहले शुरू होता है और गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। 1975 में इसकी खोज के बाद से इस रोग से 10,000 से अधिक लोग मर चुके हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले
मेसेलेनी जोड़ रोग से जैसा है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भी एक ऐसा रोग पाया जाता है जिसको मेसेलेनी कहा जाता है, और ये रोग जो है उसी के जैसा है। ठीक है, तो ये था आपको हांडी गोडू रोग के बारे में, जो कि कर्नाटक के शिमोगा और चिकमंगलूर जिलों में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हॉर्न एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम यानी कि HESS जो समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो ये आपको नामीबिया में है। हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो नामीबिया में ये है। नामीबिया में हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम के वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 40 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर वाली ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाया है। HESS नामीबिया के खोमास हाईलैंड में चेरेनको टेलीस्कोप की एक सरणी है जो 2003 से चालू है। यह हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न हो सबसे ऊर्जावान प्रकाश गामा किरणों का निरीक्षण करता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह मिल्की वे और दूर की आकाशगंगाओं के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है। HESS अप्रत्यक्ष रूप से वायु अणु अंतःक्रियाओं के माध्यम से गामा किरणों का पता लगाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। इसके शोध में डार्क मैटर और मौलिक भौतिक शामिल है, जिसमें 13 देशों के 40 संस्थाओं के 260 वैज्ञानिक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? तो इसका नाम है महाकुंभ मेला। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला के रूप में घोषित किया है। इस नए फैसले का उद्देश्य महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। महाकुंभ मेला नामक यह जिला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक भव्य धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन सुनिश्चित करेगा। जिले की सेवाएं राजस्व, गाँव और परेड क्षेत्र को कवर करती है। मेला अधिकारी के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति होंगी। यह कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 को महाकुंभ मेला को एक जिला के रूप में घोषित किया गया है, जो कि जिलों की संख्या जो पहले 75 थी अब वो हो जाएगी आपको 76। ठीक है, अगला प्रश्न है, UNCCD COP16 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये आपको सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन की शुरुआत सऊदी अरब के रियाद में हुई। यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया के इस कार्यक्रम की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जा रही है। भारत UNCCD की 30वीं वर्षगांठ मनाने वाले 197 देशों में शामिल हो गया है। इसका प्रतिनिधित्व मंडल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में की गई। भारत 4 राज्यों में 1.15 बिलियन हेक्टेयर भूमि के जीर्णोद्धार को लक्षित करते हुए अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेगा। अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट स्वदेशी वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण, GIS उपकरण, जल प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता है। 13 दिसंबर तक चलने वाला यह सम्मेलन मरुस्थलीकरण से निपटने और वैश्विक संधारणीय भूमिका प्रदान करने को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये था UNCCD के COP16 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सऊदी अरब, जो कि रियाद में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये आपको आयोजित किया गया मलेशिया के बीच। ठीक है, चौथा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, जो कि मलेशिया के पहांग में बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया। 2 से 15 दिसंबर तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास, जिसमें महार रेजिमेंट के 78 भारतीय कर्मी और रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 मलेशियाई कर्मी शामिल हुए। यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अध्याय 7 के तहत जंगल के इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इसमें क्रॉस ट्रेनिंग, एंटी एम्बुश, रैकी पेट्रोल और आतंकवादी क्षेत्र हमलों जैसे नकली अभ्यास शामिल किए गए हैं। यह वार्षिक आयोजन दोनों देशों के बीच बारी बारी से होता है, जिसमें अंतर संचालन, रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो ये आपको पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। ठीक है, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला और पुरुष का खिताब जीत लिया है। यह सिंधु का 2022 सिंगापुर ओपन के बाद पहला BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन खिताब था, जिससे उनका खिताब ही उनका जो जीतने का सिलसिला है वो बरकरार रहा। सिंधु ने फाइनल में चीन की वो लो यू को 21-14, 21-16 से हराया। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक लखनऊ में के आबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये था पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के बारे में। अगला प्रश्न है, बधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपको महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के दहानू के पास बधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह पूरा होने पर भारत के कंटेनर का जो व्यापार है वो दोगुना हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित सभी मौसम में उपयोग होने वाला एक ड्रीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह है। इसे बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जिसका शेयर 74%, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जिसका शेयर 26% के बीच एक ज्वाइंट उद्यम है। परियोजना की लागत 76,220 करोड़ है, जिसे 2034 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय लिक्विड कार्गो, रोरो और तटस्थ बर्थ शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर 2024 तक चेन्नई में आयोजित किया। यह 15 वर्षों में भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और समुद्री उद्योग को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। पिछला संस्करण अप्रैल 2022 में कोपेनहेग में आयोजित किया गया था, जिसमें शंघाई, ह्यूस्टन और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे मेजबान को शामिल किया गया था। तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन जो कि चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, मतलब इसका आयोजन किया हुआ है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह समावेशिता के महत्व, विकलांग व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने का पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का थीम है, एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। यानी कि इस वर्ष का थीम है, एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। IDPD को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में PWD के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। यानी कि ये 1992 से ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर 2006 के कन्वेंशन में विकलांग श्रमिकों के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया गया। ये प्रयास सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के लक्ष्यों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस किस तरह का संक्रमण है जो हाल में खबरों में रहा? What kind of infection is chronic pulmonary aspergillosis that was recently seen in news? तो ये आपको फंगल संक्रमण है। ठीक है, क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस एक फंगल फेफड़े का संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक फफूंद के कारण फैलता है। आमतौर पर इंडोर और आउटडोर वातावरण में पाया जाता है। CPA उन लोगों को प्रभावित करता है जो वातस्फीति, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक जैसी पुरानी फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित है। CPA संक्रमण नहीं है और व्यक्तियों के बीच नहीं फैल सकता। शुरुआती लक्षण अनुपस्थित हो सकते हैं। आम लक्षणों में खून की खांसी, वजन कम होना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट जो है शामिल किया जाता है। CPA आमतौर पर एक आजीवन स्थिति है जिसके लिए दीर्घकालिक एंटीफंगल उपचार की आवश्यकता होती है। फेफड़ों से खून बहने के कारण बनने वाले फंगन द्रव्यमान को घटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। CPA हर साल 3,40,000 से अधिक लोगों की जान लेता है, जो इसके गंभीर होने का प्रमाण देता है। तो ये आपको क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस जो कि एक फंगल बीमारी है इसके बारे में था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा
आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को रातापानी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। रातापानी जो अब राज्य का 8वां वन्यजीव अभयारण्य है, अनुमानित जो है इसमें 90 बाघ हैं। यह रायसेन और सीहोर जिलों में फैला हुआ है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है। अतिक्रमण और शिकार की कमी के कारण बाघ मानव संघर्ष इसमें शामिल है। संक्रमण की आवश्यकता बढ़ गई है। 2008 में NTCA की मंजूरी के बाद वन्यजीव कार्यकर्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी ताकि इसमें देरी नहीं हो। कोयला मंत्रालय संयंत्र और रेलवे लाइन जैसी परियोजनाएं रिजर्व के पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल रही थी, जिससे इसकी जैव विविधता के लिए चिंता बढ़ जाती है। तो ये था रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जो कि राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में है, तो राज्य का 8वां घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसको बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा बोला गया है कि पश्चिम बंगाल हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक विरासत, चाय पर्यटन में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। इस मान्यता ने पर्यटन को बढ़ावा दिया और युवाओं के लिए हजारों नौकरी पैदा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पश्चिम बंगाल प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों और विरासत स्थलों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य के प्रयास इसके पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह भारत के पर्यटन उद्योग में एक प्रमुख खिड़की बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 61 देश, 30 वैश्विक वक्ता, 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल हुए। 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन में भागीदारी बनाने, एक अस्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से किया गया। यह शिखर सम्मेलन 1995 से हर साल आयोजित किया जाता है। मार्च 2023 में पिछले शिखर सम्मेलन में 67 देशों ने और 2000 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधि, 400 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में शुरू की गई अभिनव जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? तो ये आपको नैनो बबल टेक्नोलॉजी है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक का प्रारंभ किया। नैनो बबल तकनीक पानी को शुद्ध करने के लिए 70 से 120 नैनोमीटर आकार के अल्ट्रा छोटे चुलबुले का उपयोग करती हैं। ये महीनों तक पानी में लटके रहते हैं, जिससे गैस का प्रभाव हस्तांतरण सफाई संभव हो पाती है। वे शैवाल हटाते हैं, जैविक अपशिष्ट को पचाते हैं, कणों को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक हस्तांतरित करते हैं। यह तकनीक रसायन मुक्त, टिकाऊ है और जलीय स्वास्थ्य में सुधार करती है। यह विभिन्न उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार, किण्वन और जैविक प्रक्रियाओं को लाभ पहुंचाती है। नैनो डबल तकनीक स्वच्छ जल, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, नेतुम्बो नदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला शक्ति के रूप में चुना गया है? तो ये नामीबिया की नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया की उपराष्ट्रपति नेतुम्बो नदी नदैतवा को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें 57% वोट मिले हैं। इन्होंने IPC की पंडोलेनी इटूला को हराया है, जिन्हें 26% मिले थे। स्वापो ने अपना 34 साल का पुराना दबदबा कायम रखा। नंदी नदैतवा की जीत ने सुनिश्चित किया है कि स्वापो 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने विदेश मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और उन्हें एक एकीकृत व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। स्वापो ने नेशनल असेंबली की 96 सीटों में से 51 सीटें जीत ली है। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद भी नामीबिया को उच्च बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेतुम्बो नंदी नदैतवा को चुना गया है, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थी, नामीबिया के उपराष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है,
किस शब्द को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये है ब्रेन रोट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। यह तुच्छ सोशल मीडिया सामग्री के उपभोग के कारण होने वाली संज्ञानात्मक गिरावट का वर्णन करता है। मानसिक थकान को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स जैसे रुझानों के बीच इस शब्द ने लोकप्रियता हासिल की है। यह मानव विचार और आदतों पर और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में चिंता को दर्शाता है। सार्वजनिक मतदान ने हीट डोम्स और न्यूरोस्पाइसी जैसे दावेदारों पर ब्रेन रोट को चुना है। मतदान में 37,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसने इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को उजागर किया। इस शब्द का आकस्मिक लहजा युवा दर्शकों को आकर्षित करता है और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। पिछले विजेताओं में गोब्लिन मोड 2022 में शामिल किया गया था, क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 में शामिल किया गया था। तो ये था ब्रेन रोट के बारे में। शब्द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में NCVET द्वारा किस संगठन को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इनस्पेस को, भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद ने इन स्पेस को अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए दोहरी पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इन स्पेस उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उन्हें सक्षम बनाता है। यह सहयोग इन स्पेस प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ता है, कौशल भारत मिशन जैसे पहलों का समर्थन करता है। अंतरिक्ष से संबंधित प्रशिक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों को मंजूरी देती है, जिससे उपग्रह निर्माण, कक्षीय यांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। NCVET व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है और उद्योग की मांगों के लिए कौशल कार्यबल को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए विकसित किया गया पोर्टल, जो कि नाम है इसका राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल यानी कि EMAP यानी कि EMAP। उपभोक्ता मामले विभाग राज्य विधिक माप विज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल यानी कि EMAP विकसित किया गया है। EMAP लाइसेंसिंग, सत्यापन, अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे कई राज्य पोर्टल पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में प्रवर्तन गतिविधि कंपाउंडिंग ऑनलाइन नहीं है, लेकिन EMAP प्रवर्तन सहित सभी कार्यों को एक प्रणाली के रूप में एकीकृत करेगा। पोर्टल को परिष्कृत करने के लिए हाइब्रिड बैठकों का उपयोग संघ और राज्य प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। EMAP प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, अनुपालन बोझ को कम करता है और बाजार लेनदेन में सटीकता सुनिश्चित करता है। डेटा संधारित सरकारी निर्णयों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल जो कि बंडारू दत्तात्रेय हैं, उनके द्वारा 5 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव श्रीमद् भगवद गीता के जन्म का जश्न मनाता है, जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। इस वर्ष तंजानिया विदेशी भागीदार देश है और ओडिशा राज्य जो है वो आपको भागीदार देश है। तो याद रखिएगा कि तंजानिया जो है इस बार विदेशी भागीदार है और उड़ीसा जो है आपको भागीदार देश है। अगला प्रश्न है, मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीत लिया गया है। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 4 दिसंबर को मस्कट ओमान में आयोजित हुए 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का फाइनल पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। भारत ने 5वीं बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। यह साल भारतीय पुरुष हॉकी के लिए सफल रहा, जिसमें 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 5वीं जीत हासिल है। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित ओमान द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने 1000 से अधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, तिखीर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? याद रखिएगा, तिखीर जनजाति, तो ये नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड की तिखीर जनजाति ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के दौरान अपना पहला लॉग ड्रम पुलिंग समारोह आयोजित किया। तिखीर जनजाति नागालैंड की एक स्वदेशी नागा जनजाति है, जिसके कुछ सदस्य म्यांमार में भी रहते हैं। वे नागा
इम चुंगरू बोलते हैं, जो तिब्बती मरबी भाषा है, और शिकारी होते हैं। उनकी आजीविका कृषि और शिकार पर आधारित है, लेकिन एक छोटी जनजाति के रूप में उन्हें बड़ी जनजातियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अधिकांश तिखिर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। इसे अपने लोक धर्म के तत्वों के साथ मिला लिया गया है। इनका मुख्य त्यौहार त्योंग लाकनी 9 से 12 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जो ढालों के पवित्रीकरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, द्रिस्ट्रेरिया थैलासीना ट्रस्टेटिया थैलासीना और प्रोट्रेरोथ्रिक्स सिबली, जो समाचारों में देखे गए थे, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपको फीडर माइट से संबंधित है, यानी कि पंख वाला धूम से संबंधित है, याद रखिएगा। ये है ट्रूसेट्रिया थैलासीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली, जो कि पंख वाला धूम के यानी कि फीडर माइट से संबंधित है। मेघालय के उष्णकटिबंधीय जंगलों में शोधकर्ताओं ने 2 नई मक्खी वाली धून प्रजातियों की खोज की है। पहला का नाम है ट्रोसेटिया थैलासीना और दूसरे का नाम है प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली। और ये आपको वर्टिटर फ्लाई कैप्चर पर पाया गया था, जिसका नाम इसके समुद्री रंग के पंखों के कारण रखा गया। इसमें नर में अद्वितीय अंडाकार संरचनाएं होती हैं, मादा में गैर स्क्लेरोटाइन्ड लोकुंजे हैं। प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली, जो छोटे नीलटावा पर पाया जाता है, बड़ा होता है और इसका नाम प्रकृतिवादी मारिया सिविला मेरियन के नाम से रखा गया है। पंख वाला धून सूक्ष्म अर्चिन्ह होते हैं, जो पक्षियों के पंखों में तेल और मलबे पर भोजन करते हैं। आमतौर पर अपने मेजबानों को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी परजीवी बन जाते हैं। वे पक्षियों के करीबी संपर्क में फैलते हैं, खासतौर घोंसलों के दौरान। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में डॉक्टर अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि है। यह दिन मुंबई के चैत्य भूमि में मनाया जाता है, जहां अनुयायी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय, समानता को बढ़ावा देने, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जाना जाता है। महापरिनिर्वाण सुख और मृत्यु से परम मुक्ति की बोध अवधारणा को संदर्भित करता है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने 1956 में कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखी गई पुनातसंगच्छू द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये आपको भूटान में है। किस देश में स्थित है? तो ये आपको भूटान में है। ठीक है। भारत और भूटान ने जल विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा की है, जिसमें 1020 मेगावाट की पुनातसांगचू द्वितीय परियोजना का पूरा होना भी शामिल है। पुनातसांगचू द्वितीय भूटान के वांगडू फोरंग जिले में 1 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। भूटान और भारत के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत विकसित किया गया है। इसे भारत द्वारा 30% अनुदान, 70% ऋण के साथ वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना में 91 मीटर ऊंची कंक्रीट ग्रेविटी बांध, एक डायवर्जन सुरंग, 2 कॉफर डैम शामिल हैं। यह सालाना 4,357 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा और कमीशनिंग के 2 साल बाद इसका स्वामित्व भूटान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था भारत और भूटान के बीच में पुनातसांगचू द्वितीय परियोजना के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण का नाम क्या है? तो ये अन्न चक्र नाम है इसका। अन्न चक्र नाम है। What is the name of the public distribution system supply chain optimization tool launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपको अन्न चक्र इसका नाम है। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला को अनुसूचित करने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली के साथ विकसित यह अनुकूलन कुशल खाद्य संतुलन के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह PM गति शक्ति रेलवे के FOIS पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो 4,37,000 उचित मूल्य की दुकानों और 67,000 गोदामों को कवर करेगा। 30 राज्यों के लिए अनुकूलन से सालाना 250 करोड़ की बचत होगी। लाभों में तेजी से खाद्य वितरण, कम रसद, कम ईंधन की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन,
जो दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों का समर्थन करता है। तो ये था अन्न चक्र के बारे में। अगला प्रश्न है, UNCCCO16 में शुरू की गई ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेसिलिएंट ड्राईलैंड्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यही है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना, शुष्क भूमि में लालची जीवन आजीविका का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह, इनके द्वारा 2030 के लिए लचीली शुष्क भूमि के लिए वैश्विक रणनीति पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य नेतृत्व CGIAR के शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कर रहे हैं। यह पहल खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, लचीली आजीविका पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य शुष्क भूमि में रहने वाले 2.7 मिलियन लोगों को लक्षित करना है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। भारतीय अनुसंधान संगठन और सरकारी, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ परामर्श के बाद रियाद में COP16 में रणनीति शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न शुष्क भूमि क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना और इन क्षेत्रों में स्थिरता और लचीलापन मरुस्थलीकरण के लिए ये परियोजना जो है उनको कम करने के लिए इस परियोजना को लाया गया था। अगला प्रश्न है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको असम में स्थित है। ठीक है, असम वन विभाग ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कैप्चर किया है। असम में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य 175 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1998 में स्थापित किया गया था। ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित इसमें प्रसिद्ध परिदृश्य और समृद्ध जैव विविधता है। यह असाधारण अरुणाचल प्रदेश में गभोरू और पंचनोई नदियों द्वारा रोता रिजर्व वन और कमोंग रिजर्व वन से होकर घिरा हुआ है। इसमें 4 बारहमासी नदियाँ डोलसीरा, गबरू, गेली, बेलसीरी और भी नामक आर्द्रभूमि शामिल है। इस क्षेत्र में गर्म ग्रीष्मकाल, भारी बारिश और मौसम के बाढ़ के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु स्थित है। तो ये थी आज की वीकली डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।